Hello students, today we will discuss law of return or law of production. ठीक है. Now, law of return or law of production describe the technical possible ways of increasing the label of production. Law of return और law of production हमें प्रोडक्शन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए टेक्निकल पॉसिबल वेजेस के बारे में बताता है. ठीक है, कि कैसे प्रोडक्शन के लेवल को डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिफरेंट तरीक़ों का यूज़ करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, आउटपुट को इंक्रीज़ करने के वेरियस वेजेस होते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन फैक्टर्स के कलेक्टिव एफर्ट का रिजल्ट होता है. ठीक है, कुछ फैक्टर्स उसमें फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स उसमें वेरिएबल्स होते हैं. एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्शन के फैक्टर्स को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होती है. प्रोडक्शन 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है. फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न की है, सेकेंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न की है, एंड थर्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की है. ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं, ये जो तीनों लॉ हैं, वो एक ही लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, उसी के 3 एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है, मीन्स लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न के ही 3 पहलू हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. ठीक है, इसे हम एक कर्व के अकॉर्डिंग इस डायग्राम में देख सकते हैं. नीचे यहाँ पे लैंड और लेबर और कैपिटल लैंड के साथ शो की गई है, और यहाँ पर 3 फ्रेजेस दिए हुए हैं रिटर्न्स के. ठीक है, दैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न. ठीक है, नाउ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. ठीक है, सो मीनिंग एंड डेफिनेशन. When we keep the quantity of a particular factor of production constant and increase the quantities of other factor of production, the increase in output is more than the proportionate increasing in other factors. जब हम किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर प्रोडक्शन के किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हैं और अदर फैक्टर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, तब हम ज़्यादा आउटपुट पाते हैं कंपैरेटिवली या प्रोपोर्शनेट अदर फैक्टर्स में इंक्रीमेंट करने के से. ठीक है, ये टेंडेंसी क्या कहलाती है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. मीन्स जब हम प्रोडक्शन के एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं और अदर फैक्टर्स में इंक्रीमेंट करते रहते हैं, तो जो हमें प्रोडक्शन मिलता है वो जितने भी फैक्टर्स इंक्रीज़ किए गए हैं वेरिएबल फैक्टर, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है. ठीक है, इनकी डेफिनेशन हमें मार्शल के अकॉर्डिंग पढ़नी है और प्रोफेसर बहनम के अकॉर्डिंग पढ़नी है. ठीक है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू बहनम के, in the words of Bynum, as the production of one factor in the combination of factors is increased up to a point, the marginal product of the factor will increase. जैसे ही हम एक फैक्टर के प्रोडक्शन को अदर फैक्टर के कॉम्बिनेशन के साथ एक पॉइंट तक इंक्रीज़ करते हैं, उस फैक्टर के मार्जिनल प्रोडक्ट में भी इंक्रीमेंट अपने आप हो जाता है. एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ. अब हम इस लॉ का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की फर्स्ट स्टेज होती है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की. ठीक है, ये लॉ हमें बताता है कि जैसे ही हम लेबर और कैपिटल की मोर यूनिट्स अप्लाई करते हैं फिक्स्ड फैक्टर लैंड के साथ, प्रोडक्शन हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, डेट इज़ द आउटपुट इज़ इंक्रीजिंग मोर देन प्रोपोर्शनेटली. आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज होता है प्रोपोर्शनेटली प्रोडक्शन के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट. हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को डिमिनिशिंग कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं. सपोज डैट a producer employs more and more units of labor to fixed factor, that is land and capital, for the purpose of increasing the production. The result thus shown in the table. एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि एक प्रोड्यूसर कैपिटल और लेबर की मोर एंड मोर यूनिट्स अप्लाई करता है फिक्स फैक्टर के साथ, तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है? मोर प्रोडक्शन. ठीक है, जिसे हम टेबल में
देख सकते हैं। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, टोटल आउटपुट, एवरेज एंड मार्जिनल आउटपुट। इसमें हमको ये देखने को मिलता है कि जैसे ही हम वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं तो टोटल आउटपुट भी बढ़ता है और एवरेज आउटपुट भी बढ़ता है और साथ ही साथ मार्जिनल आउटपुट भी बढ़ता है। ठीक है, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड कॉस्ट। ठीक है, दिस लॉ कैन ऑल्सो भी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। इस लॉ को हम डिमिनिशिंग कॉस्ट के नाम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग diminishing cost as the output increases, average cost per unit goes on diminishing। इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे ही आउटपुट बढ़ता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन होती जाती है। ठीक है, इसे हम कर्व की हेल्प से भी देख सकते हैं। देखिए, कर्व ए में एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन शो किया गया है और कर्व बी में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट शो की गई है। तो देखिए, जैसे ही हम वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाते हैं तो आउटपुट हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये टोटल आउटपुट बढ़ रहा है, साथ ही एवरेज आउटपुट भी और मार्जिनल आउटपुट भी बढ़ रहा है। आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। और कॉस्ट देखिए दोनों में ही कम हो रही है, एवरेज कॉस्ट भी कम हो रही है और मार्जिनल कॉस्ट भी कम हो रही है। ठीक है, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज़ ऑन डिक्लाइन। इन कर्व से हमें समझ में आता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही कम होती जाती है। ठीक है, कॉजेज़ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के ऑपरेट होने के क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या कारण हैं। नाउ फर्स्ट इज़ इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंडिविजुअल। प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं और उनसे हमें प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट में मिलता है। जैसे ही हम इंडिविजुअल फैक्टर्स का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करते हैं तब हमें प्रोडक्शन प्रपोर्शनेटली मोर इंक्रीज्ड मिलता है और कॉस्ट उसकी रिड्यूस्ड होती दिखाई देती है। सेकेंड इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। Production will be obtained at increasing rates, so for the efficiency of workers and management will increases। जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से हमें मिलता है वैसे ही वर्कर्स और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है। इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने का रिजल्ट होता है कि प्रोडक्शन और इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे हम इनपुट के फ्रेश डोजेस इंक्रीज़ करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, फिक्स फैक्टर्स एंड फिक्स कॉस्ट। सो गाइज, कुछ ऐसी सर्टेन कॉस्ट होती हैं जो हमेशा फिक्स होती हैं भले ही प्रोडक्शन बढ़े घटे या निल हो जाए। ठीक है, जैसे कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ का वेजेस एंड फैक्ट्री का रेंट। ठीक है, द प्रोड्यूसर्स कंटिन्यू टू मैक्सिमाइज देयर प्रोडक्शन। और प्रोड्यूसर कंटिन्यू अपने प्रोडक्शन को बढ़ाता रहता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्लाइन होती जाती है, गिरने लगती है। ठीक है, एंड गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। और हमें गुड्स क्या मिलता है, रिड्यूस्ड कॉस्ट पर मिलने लगता है। ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन का रिजल्ट होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है और उसकी कॉस्ट डिक्रीज़ होती जाती है और यहाँ पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई हो जाता है। इकोनॉमिक्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन के एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमिक्स का रिजल्ट ही होता है कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एप्लीकेबल हो जाता है बिफोर द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के पॉइंट के पहले लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न तभी अप्लाई होगा जब हम प्रोडक्शन के फैक्टर्स के ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के एक पॉइंट के पहले पहुंचने तक ही। ठीक है, मीन्स फैक्टर्स का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशंस का ऑप्टिमम यूज़ होने के पहले तक ही लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लागू होता है, ऑपरेट होता है। ठीक है, नाउ लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स की लिमिटेशंस क्या क्या हैं
कि जब इफ़ द साइज़ ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इज़ लार्ज, प्रोडक्शन की यूनिट्स का साइज़ लार्ज है और इफ़िशिएंट मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है, तब उस एरिया पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट नहीं होगा। इफ़ द मशीनरी एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स आर ओल्ड, यदि मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स ये सब पुराने हैं और हम लेबर और कैपिटल को बढ़ाते जा रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो भी हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट नहीं होगा। तब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न फॉलो होने लगेगा। इफ़ द इंडस्ट्री नीड्स नेशनलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर, यदि इंडस्ट्री को नीड है नेशनलाइजेशन की और लेबर की डिवीजन्स की, एंड इफ़ दिस इज़ नॉट इंट्रोड्यूस और फॉलोड, और इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, लागू नहीं किया जा रहा है, तब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की जगह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न फॉलो होने लगेगा। ठीक है। इफ़ द इंडस्ट्री इज़ बेस्ड, यदि इंडस्ट्री नेचर पर बेस है, तब भी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर लास्ट है हमारा, अगर एडवर्टाइजमेंट का यूज़ नहीं किया जा रहा है, उसे अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है, तब भी साइज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज़ नॉट पॉसिबल। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।